Hello everyone, welcome to my channel with new topic. My today's topic is analysis of financial statement. तो आज की वीडियो में मैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। जो क्वेश्चंस जहाँ नोट डाउन किए हैं वो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर करने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं, ताकि हमें ये नॉलेज हो सके कि ये चैप्टर किस टॉपिक से रिलेटेड है। एंड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एंड कवर करने के बाद हम कौन से कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। डिस्कशन करेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, इनके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। जो बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, जो वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड एंड में समराइज करने से बनती हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि होती हैं बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बेसिस बनती हैं डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट एंड अदर आउटसाइड पार्टीज के द्वारा, जो कि फर्म के अफेयर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जे कंपनी फर्म के बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, बैलेंस शीट को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स जो होते हैं, जे इनका एनालिसिस एंड जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो डिपेंड करता है हमें इन स्टेटमेंट से किस नेचर एंड किस टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स के बारे में, जिससे कि मैनेजमेंट एंड अदर आउटसाइड पार्टीज को डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है इनसे। एंड इनका जो एनालिसिस, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कैसे किया जाता है एंड इंटरप्रिटेट कैसे किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो नेक्स्ट इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर शॉर्ट स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कलेक्शन होती है जो डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर। इट्स पर्पस इज टू कन्वे एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म के जो कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट होते हैं उनको कन्वे करना। Thus, the term financial statement generally refers to the two statement, जिसमें फर्स्ट है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, एंड सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट यूज की जाती है मैनेजमेंट एंड जो अदर इंटरेस्टेड आउटसाइडर्स होते हैं उनको प्रॉफिटेबिलिटी एंड फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को कन्वे करने के लिए, कि फर्म की जो जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगता है, एंड बैलेंस शीट से फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे उसके बारे में पता लगता है। इसलिए ये दो स्टेटमेंट्स यूज की जाती हैं फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी एंड फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को के बारे में कन्वे करने के लिए मैनेजमेंट को एंड अदर इंटरेस्टेड आउटसाइडर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स की समरी। जो बैलेंस शीट्स होती हैं उसमें सर्टेन डेट पर एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को रिफ्लेक्ट करती है, एंड जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो शो करती है सर्टेन पीरियड के दौरान ऑपरेशंस का रिजल्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसर्न के लिए रिलेवेंट एंड यूजफुल होती हैं, फिर भी जे कंसर्न की फाइनल पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करती हैं। इन स्टेटमेंट्स की यूटिलिटी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर। द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट शुड बी डन वेरी केयरफुली, नहीं तो जो मिसलीडिंग कंक्लूजन्स ड्रॉ हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफर करती है इन फॉलोइंग लिमिटेशन से। ओनली इंटर्म रिपोर्ट्स। ये स्टेटमेंट्स कंसर्न की फाइनल पिक्चर नहीं देती हैं। जो डाटा इन स्टेटमेंट्स में गिवन होता है वो ओनली अप्रोक्सीमेट होता है। जो कंसर्न की एक्चुअली पोजीशन होती है वो ओनली डिटरमाइंड होती है जब बिजनेस सोल्ड होता है या फिर लिक्विडेट होता है।
जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड होती हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए जनरली, जो कि 1 ईयर होता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंसर्न। एक्सपेंसेस एंड इनकम की अलोकेशन डिपेंड करती है अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट पर। कॉन्टिजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी के एग्जिस्टेंस स्टेटमेंट्स को इम्प्रीसियस बना सकती है। कॉन्टिजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो होते हैं जो कि फ्यूचर में हो भी सकते हैं या नहीं भी। सो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो फाइनल पिक्चर नहीं देती हैं एंड दे आर एट द मोस्ट इंटर्म रिपोर्ट्स। सो नेक्स्ट है डू नॉट गिव एग्जैक्ट पोजीशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हमें इनसे एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं लगता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक्सप्रेस करती हैं ओनली मॉनेटरी वैल्यूज में, सो जो अपीयर करती हैं टू गिव फाइनल एंड एक्यूरेट पोजीशंस। जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू होती है बैलेंस शीट में वो ना ही रिप्रेजेंट करती है उस वैल्यू को जिस वैल्यू पर वो फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड होंगे, ना ही उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि उन एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जो बैलेंस शीट्स होती हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं गोइंग कंसर्न की प्रिजम्पशन पर। तो जी हम गोइंग कंसर्न की प्रिजम्पशन के बेसिस पर बनाते हैं, जिसमें कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारा कंसर्न है वो इन फ्यूचर कंटिन्यू रहेगी। तो इसके बेसिस पर ही गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पर ही हम अकाउंट्स बनाते हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो उसके लिए हमें अकाउंट्स की जरूरत होती है। सर्टेन एसेट्स देयर आर सर्टेन एसेट्स इन द बैलेंस शीट सच एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, डिस्काउंट हो गया शेयर्स को इशू करने पर, विच विल रियलाइज नथिंग एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन थ्रो दे आर शोन इन द बैलेंस शीट। हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पर प्रिपेयर की जाती हैं। जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड जो करंट प्राइस में चेंजेस होते हैं वो अकाउंट में नहीं लिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट्स प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखकर प्रिपेयर नहीं की जाती हैं। सो जो बैलेंस शीट्स होती हैं वो लॉस कर देती हैं अपने सिग्निफिकेंसेस को ऑफ बीइंग एन इंडेक्स ऑफ करंट इकोनॉमिक्स रियलिटीज को। सिमिलरली द प्रॉफिटेबिलिटी शोन बाय द इनकम स्टेटमेंट मे नॉट प्रेजेंट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द करंट। जो प्रॉफिट में इंक्रीज होता है वो प्राइस में इंक्रीज होने के कारण या फिर कुछ अबनॉर्मल कॉजेज के कारण हो सकता है, ना कि इफिशिएंसी के इंक्रीज होने के कारण। सो जो कंक्लूजन ड्रॉन किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो कंसर्न कोई फेयर पिक्चर नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर, इग्नोर इट। कुछ सर्टेन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस की ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है, बट वो स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं बनते हैं बिकॉज उनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। इसको इंक्लूड किया जाता है मैनेजमेंट की रेपुटेशन में, क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कंसर्न सोर्स एंड कमिटमेंट्स फॉर परचेज एंड सेल्स, कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वे ये सिर्फ शो करती हैं बिजनेस के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पोजीशन क्या है, ना कि फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है नो प्रीसियस। द प्रीशियस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा इज नॉट पॉसिबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रीशियस रखना पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो स्टेटमेंट्स डील करते हैं उन मैटर्स के साथ जो कि प्रिसाइसली स्टेटेड नहीं होते हैं। मीन्स कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रीसियस रखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि जो उसमें जो मैटर हम जिस मैटर से डील करेंगे वो भी प्रिसाइसली हो, बट वो प्रिसाइसली स्टेटेड नहीं होता है। जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है कन्वेंशनली प्रोसीजर्स के द्वारा जो कि फॉलो होता है ओवर द ईयर्स, मींस कई सालों से फॉलो हो रहे प्रोसीजर्स को फॉलो करके उन कन्वेंशनली प्रोसीजर्स से डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। जो वेरियस कन्वेंशंस पर्सनल जजमेंट्स यूज किए जाते हैं डाटा को डेवलप करने में। कंपेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम सेवरल ईयर्स के लिए कंपनी का जो फाइनेंशियली डाटा होता है उसको कंपैरिजन करते हैं। इस टाइप के जो कंपैरिजंस में जो फिगर्स होती है वो प्रेजेंट की जाती है हॉरिजॉन्टली ओवर ए नंबर ऑफ कॉलम्स में। जो वेरियस ईयर्स की फिगर्स होती है उनको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड या फिर बेस ईयर से। जैसे हम परफॉर्मेंस में करते थे एक स्टैंडर्ड
परफॉर्मेंस रखते थे और एक हमारी एक्चुअली परफॉर्मेंस होती थी। हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअली परफॉर्मेंस से कंपेयर करते थे एंड इससे हमारा एक बेटर आउटपुट निकल कर आता था। तो इसी तरह से जब हम 2 ईयर्स का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हम एक जो जिस ईयर से कंपैरिजन करते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड ईयर रखते हैं ताकि हमें एक बेटर आउटपुट मिल सके। जो हमारा कंपैरिजन करते हैं हम ईयर का ईयर से, उससे हमें एक बेटर रिजल्ट मिल सके। एक बेस ईयर वो ईयर होता है जो चूज किया जाता है एज ए बिगिनिंग पॉइंट। इस टाइप के एनालिसिस को डायनेमिक एनालाइज कहा जाता है एंड जे बेस्ड होता है, जो डाटा होता है ईयर टू ईयर, मतलब कि जे एनालिसिस बेस्ड होता है ईयर टू ईयर के डाटा पर, ना कि किसी एक ईयर के डाटा पर जे बेस्ड होता है। जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है इसमें पॉसिबल है कि हम अटेंशन कर पाए, फोकस कर सके एंड अटेंशन दे सके उन आइटम्स पर जो कि चेंज होती रहती है सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। एक पीरियड ऑफ टाइम में जो आइटम्स चेंज होती रहती है उन पर फोकस दे सके। Comparison of an item over several periods with a base year may show a trend developing. Comparative statements and trend percentage are two tools employed in horizontal analysis. Means कि comparative statements and trend percentage ये 2 tools हैं जो कि horizontal analysis में यूज किए जाते हैं। Comparative statement जो कि हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के तौर पर स्टडी करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एक न्यूमेरिकल दिखाती हूँ जिसमें हम 2 ईयर्स का डाटा लेते हैं एंड उसमें जो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है उसको परसेंटेज में लेते हैं, फिर उसको रिजल्ट्स निकालते हैं। तो ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट का न्यूमेरिकल है। तो इस पॉइंट के जरिए हम समझ सकेंगे कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता क्या है। तो इसमें हमने 2 ईयर्स का डाटा लिया है एंड उस 2 ईयर्स के डाटा में एक ईयर है हमारा बेस ईयर जो कि है 2015 एंड एक ईयर है हमारा करंट ईयर जो कि है 2016। तो इसमें जो भी 2015 से लेकर 2016 में आइटम्स में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसमें हम इस कॉलम में लिखेंगे एंड उसमें उसकी परसेंटेज इस कॉलम में लिखेंगे। तो इसमें हम सेवरल ईयर्स का डाटा लेते हैं एंड उसमें से एक बेस ईयर होता है एंड उसका इंक्रीज और उन आइटम्स में जो चेंजेस होते रहते हैं वो लिखते हैं। पॉइंट है वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में एक अकाउंटिंग पीरियड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उनमें जो वेरियस आइटम्स होंगे उनके रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में जैसे 2 ईयर्स के डाटा का कंपैरिजन किया जाता था, वैसे इसमें एक अकाउंटिंग पीरियड में जो वेरियस आइटम्स होंगे उनके रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे हम। इस टाइप के एनालिसिस में जो फिगर्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ईयर की, उसे कंपेयर किया जाता है बेस जो कि सिलेक्टेड होता है सेम ईयर से। इस टाइप के एनालिसिस में जो फिगर्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ईयर की, उन्हें कंपेयर किया जाता है with a base selected from the same year statements। मतलब सेम ईयर स्टेटमेंट से जो बेस सिलेक्टेड के साथ कंपेयर किया जाता है, इसे स्टैटिक एनालिसिस भी कहा जाता है। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल रेशियोज इसके 2 टूल हैं जो कि वर्टिकल एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। सिंस जो वर्टिकल एनालिसिस में डाटा कंसीडर किया जाता है वो ओनली 1 टाइम पीरियड का किया जाता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉपर एनालिसिस को कंडक्टिव नहीं है। इट मे यूज्ड अलोंग विद हॉरिजॉन्टल एनालिसिस टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड। तो जो हमने अभी स्टडी किया है इसको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करती हूँ। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वो होता है जिसमें वेरियस ईयर्स की जो फिगर्स होती है उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड ईयर से या फिर बेस ईयर से। तो बेस ईयर वो ईयर होता है जो कि बिगिनिंग पॉइंट के तौर पर चूज किया जाता है। इस टाइप के एनालिसिस को डायनेमिक एनालिसिस बोला जाता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के साथ यूज किया जाए तो ये मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के 2 टूल हैं जो कि यूज किए जाते हैं, वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड ट्रेंड परसेंटेज। वर्टिकल एनालिसिस के टूल है कॉमन साइज
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियली रेशियोज। आई होप मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पा रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस इंफॉर्मेशन का सोर्स होती हैं जिसके बेसिस पर की कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगती है एंड फाइनेंशियली पोजीशन बैलेंस शीट से पता लगती है। जो मेजर्स मीन्स होती हैं जो कि एम्प्लॉयड बाय द फर्म टू प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल सिचुएशंस ऑफ ओनर्स, क्रेडिटर्स एंड जनरल पब्लिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये है कि वो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करे। तो फर्स्ट तो पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं इससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। तो सेकंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसका मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करना है। जैसे कि जो क्रेडिटर्स होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर जज कर सकते हैं कि जो कंसर्न है उनकी डेट पे करने की समर्था है। तो नेक्स्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड ऑफ अमेरिका स्टेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, प्रोवाइड करना रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म की ऑब्लिगेशन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में रिलायबल फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन में चेंजेस के बारे में जो नीडेड इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करनी। फॉर नेक्स्ट, प्रोवाइड करने रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन नेट रिसोर्सेज अराइजिंग आउट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी से जो नेट रिसोर्सेज अराइज होते हैं उनमें जो चेंजेस के बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो कि हेल्प करे एस्टिमेट करने के लिए अर्निंग पोटेंशियल ऑफ बिजनेस की जो अर्निंग पोटेंशियल होती है उसको एस्टिमेट करने में हेल्प करे, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो नेक्स्ट है टू डिस्क्लोज टू एक्सटेंट पॉसिबल अदर इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दैट इज रिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। मीन्स कि डिस्क्लोज करना एंड जो अदर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होती है जो कि स्टेटमेंट के यूजर्स की जरूरत से रिलेवेंट होती है, मतलब जो कि इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स के यूजर्स को के लिए रिक्वायर्ड होती है, उनके रिलेवेंट होती है, वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है। इस ऑब्जेक्टिव के लिए ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड पार्टीज या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूटिलिटी डिफरेंट पार्टीज के लिए डिफरेंट होती है। जैसे मैनेजमेंट के लिए इसका अलग यूजेस होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड क्रेडिटर्स के लिए अलग यूज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो अब स्टडी करते हैं वन बाय वन कि इनका क्या यूजेस है मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब स्टडी करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट को क्या पर्पज सर्व करती हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजफुल होती हैं फॉर असेस द एफिशिएंसी फॉर डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स। मैनेजमेंट इज एबल टू एक्सेस कॉस्ट कंट्रोल थ्रू दिस स्टेटमेंट्स। जो मैनेजमेंट है वो कॉस्ट कंट्रोल करने के एबल हो जाती है इस स्टेटमेंट के जरिए। मीन्स कि इन स्टेटमेंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पता लगता है। तो इस तरह जे मैनेजमेंट को हेल्प करती है जहां पर कॉस्ट को कंट्रोल करने में। The efficient and inefficient sports are brought to the notice of the management। जो efficient and inefficient जो inefficient होती है वो मैनेजमेंट के नोटिस में आती है। मैनेजमेंट इज एबल होता है कि वो डिसाइड कर सके फ्यूचर्स के लिए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है। सो अभी नेक्स्ट क्रेडिटर्स के लिए इसका क्या यूज होगा। जो ट्रेड क्रेडिटर्स शॉर्ट पीरियड में पेड होते हैं, जे लाइबिलिटीज करंट एसेट्स में से पे की जाती है। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कंसर्न की करंट सॉल्वेंसी को जानने के लिए कि कंसर्न की करंट पोजीशन क्या है, क्योंकि जो कंसर्न का करंट क्रेडिटर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो
करंट एसेट्स मींस की करंट पोजीशन में से पेबल होगी। इसके लिए करंट रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो की कैलकुलेशन की जाती है ताकि क्रेडिटर्स इस इनेबल हो सके कि वो असेस कर सके करंट फाइनेंशियली पोजीशन कंसर्न की इन रिलेशन टू देयर डेट। कंसर्न की जो डेट उसके नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स। जो ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं वो शॉर्ट पीरियड में पेड किए जाता है उन्हें। जे लाइबिलिटी पे की जाती है करंट एसेट से। जो क्रेडिटर्स होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कंसर्न की करंट सोल्वेंसी को जानने के लिए। इसके लिए करंट रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो का कैलकुलेशन किया जाता है ताकि वो इस इनेबल हो सके क्रेडिटर्स कि वो कंसर्न की करंट फाइनेंशियली पोजीशन पर असेस कर सके अपने डेट के रिलेशन में। मींस कि वो कंसर्न की करंट फाइनेंशियल पोजीशन जान सके ताकि उन्हें ये पता लग सके कि जो डेट पे करने की कंसर्न के अंदर समर्था है या नहीं। तो इस हिसाब से क्रेडिटर्स उस कंसर्न को डेट देंगे या नहीं देंगे। तो इसके बेसिस पर जब डिसीजन लिया जाता है तो इस तरह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रेडिटर्स को अपना पर्पस सर्व करती हैं। नेक्स्ट है बैंकर्स। जो बैंकर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं ये देखने के लिए जो लोन अमाउंट की उनका सिक्योर है एंड जो कस्टमर्स इस एबल है कि वो पे कर सके इंटरेस्ट रेगुलरली। मींस कि बैंकर्स ने कंपनी को कंसर्न को लोन दिया होता है तो वो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि कंसर्न उसके लोन को पे कर पाएगी एंड जो इंटरेस्ट रेगुलरली पे होगा उसको पे कर पाएगी या फिर नहीं। जो बैंकर्स होंगे वो एनालाइज करते हैं बैलेंस शीट को ये डिटरमाइन करने के लिए फाइनेंशियली स्ट्रेंथ को कंसर्न की एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी करते हैं अर्निंग पोजीशन को फाइंड करने के लिए। मींस कि बैंकर बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं ताकि उनको जो कंसर्न की फाइनेंशियली स्ट्रेंथ पता लग सके एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उन्हें अर्निंग पोजीशन क्या है इसके बारे में पता चल सके। जो बैंकर्स होते हैं वो बैंकर्स में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं एंड ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर किसी की बिजनेस एक्टिविटीज को सुपरवाइज करे। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो बैंकर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए बैंकर्स अपने कस्टमर्स की बिजनेस प्लान्स एंड परफॉर्मेंस पर नजर रखते हैं। ये स्टेटमेंट्स हेल्प करती है बैंकर्स को सिक्योरिटीज के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए कि वो इट विल आस्क फ्रॉम द कस्टमर्स एज ए कवर फॉर द लोन्स। तो नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो वो इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि जो उन्होंने लोन का अमाउंट लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसकी सिक्योरिटी एंड जो रेगुलरली इंटरेस्ट की पेमेंट होगी कंसर्न के द्वारा वो सिक्योर है जानने। जो इन्वेस्टर्स होंगे स्टडी करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को कंसर्न की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से। मींस की जो देखो बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होंगे इस बैलेंस शीट से पता लगेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अर्निंग पोजीशन के बारे में पता लगेगा। तो इससे इन्वेस्टर्स को ये पता लगेगा कि कंसर्न उनकी प्रिंसिपल अमाउंट एंड जो रेगुलरली इंटरेस्ट होगा उसको पे कर पाएगी। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स प्रेजेंट फाइनेंशियली पोजीशन को ही एनालाइज नहीं करते हैं बल्कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड कंसर्न के एक्सपेंशन प्लान्स को भी स्टडी करते हैं। जो लोन अमाउंट को पे बैक करने की पॉसिबिलिटी होती है इन द पॉसिबिलिटी ऑफ पेइंग बैक द लोन अमाउंट इन द फेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंसर्न इज आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। मींस कि लिक्विडेशन की कंडीशन में कंसर्न की लोन अमाउंट को पे बैक करने की क्या पॉसिबिलिटी है इसको भी ध्यान में रखा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वे जे यूज की जाती हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस की टैक्स लायबिलिटी पर असेस करने के लिए। जो गवर्नमेंट होती है वो स्टडी करती है इन स्टेटमेंट से कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। तो जो स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट को इस एबल बनाती हैं कि वो ये फाइंड कर सकें कि वो बिजनेस वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ये स्टेटमेंट्स इनेबल बनाते हैं गवर्नमेंट को कि वो फाइंड कर सकें कि जो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं बिजनेस के द्वारा या नहीं। एंड ये स्टेटमेंट्स बेस बनती हैं बिजनेस के रेगुलेशंस के लिए जो वेरियस लॉज को फ्रेम किया जाता है एंड अमेंड किया जाता है, उसका बेसिस बनती है। एसोसिएशन, ये एसोसिएशंस प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स को सर्विस एंड प्रोटेक्शन भी। ये एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंबर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के पर्पस के लिए। ये डेवलप करती है स्टैंडर्ड रेशियोज को एंड डेवलप करती है स्टैंडर्ड रेशियोज को एंड डिजाइन करती हैं अकाउंट्स के यूनिफॉर्म सिस्टम को। तो नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो डील करता है डिफरेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज की परचेज एंड सेल में। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो इनेबल बनाते हैं स्टॉक ब्रोकर्स को कि वो जज कर सके डिफरेंट कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से जज की जाती है डिफरेंट कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन एंड ये सिक्योरिटीज के लिए प्राइस के फिक्सेशन के बेस होती है सिक्योरिटीज पर is based on these statements। तो जो डिफरेंट कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन स्टॉक ब्रोकर्स जज करते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो सिक्योरिटीज के लिए प्राइस फिक्स करना बेस्ड होते हैं इन स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्राइमरी दो बेसिक स्टेटमेंट शामिल होते हैं, जो कि फर्स्ट है पोजीशन स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। जो जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने स्पेसिफाई किया कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें इंक्लूड है फर्स्ट बैलेंस शीट, सेकंड इनकम स्टेटमेंट, थर्ड ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर अकाउंट्स, नेक्स्ट ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस का अकाउंट मीन्स की स्टेटमेंट्स को इन 4 स्टेटमेंट्स में डिवाइड किया गया, जो कि जहां लिखी हुई हैं। इनमें से जो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स है इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्टडी किया हुआ आपने बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट को, इनका परफॉर्मा, इनको कैसे ड्रॉ किया जाता है आपको अच्छी तरह से पता है। तो नेक्स्ट जो 2 अकाउंट्स हैं स्टेटमेंट्स हैं इनके ऊपर नेक्स्ट कंप्लीट चैप्टर है, इसे बुक में हम स्टडी करेंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें इसको स्टडी करेंगे। बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो अभी डिस्कस किया बट फिर करती हूँ। 4 तरह की होती हैं, बैलेंस शीट, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस की स्टेटमेंट ये 2 टाइप की होती है, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, इन दोनों टाइप्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इन पर कंप्लीट चैप्टर है तो उस पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी, बिकॉज बैलेंस शीट्स एंड इनकम स्टेटमेंट को आप पहले जानते हो कि ये क्या होती हैं, बट फ्यू लाइंस में डिस्कस करती हूँ। बैलेंस शीट्स होती हैं जिसमें हमें बैलेंस शीट्स उन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स में से एक है जो कंसर्न की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताती है, एंड इनकम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कंसर्न की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बताती है। एंड ये बताती है कि रेवेन्यू अर्नड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं फॉर अर्निंग दैट रेवेन्यू। मीन्स की ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो ये बताती है कि रेवेन्यू कितनी अर्न हुई एंड कितने एक्सपेंसेस खर्च हुए उस रेवेन्यू को इनकर्ड करने के लिए। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स होगी इसको हम आगे नेक्स्ट कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इससे यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी। फिर साइंस में डिस्कशन तो बनती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। जो टर्म ओनर्स इक्विटी है इसमें है कि जो बिजनेस के ओनर्स के क्लेम होते हैं फर्म के एसेट्स के अगेंस्ट, इसमें कंसिस्ट होता है 2 एलिमेंट्स, पेड अप शेयर कैपिटल जिसमें इनिशियली अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड होते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा, एंड रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस रिप्रेजेंट करते हैं अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट्स को। जो स्टेटमेंट होती है चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी सिंपली शो करती है बिगिनिंग बैलेंस ऑफ ईच ओनर्स इक्विटी अकाउंट
द रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन ईच, हर किसी में इंक्रीज और डिक्रीज का कारण भी बताती है, एंड इट्स एंडिंग बैलेंस. However, in most cases, the only owner's equity account and changes significantly its retained earning. Hence, the statement of changes in owner's equity become merely a statement of retained earning. Means कि जो owners equity में चेंजेस की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो मेयरली स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बन जाती है. इन अर्निंग्स की स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी जाना जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने ऑलरेडी स्टडी किया. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियली पोजीशन, तो इसके आगे दो स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो. तो इसको पर एक नेक्स्ट कंप्लीट चैप्टर है, तो इसमें को हम उस नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीटली स्टडी करेंगे. तो डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक एनालिसिस, तो ये कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. इस कंसेप्ट में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस के कंसेप्ट में ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. तो यहाँ तक होता है मेरा कंसेप्ट खत्म. तो आज का टॉपिक जहाँ पर फिनिश होता है. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक न्यू कंसेप्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी.